आज मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमें लॉ की बस डिग्री मिल जाए, हम कॉलेज ना जाएं, हम क्लासेस ना अटेंड करें। तो इस तरह से अगर डिग्री मिल भी जाती है तो क्या उस डिग्री की कोई वैल्यू है? जैसे आपने कहा, डिग्री लेना बहुत इजी है, लेकिन उसको एक्चुअल प्रैक्टिस करना और उसमें जिस काम को आप कर रहे हो उसका आउटकम देना, वो रियली एक टफ टास्क है। क्योंकि आपको प्रॉपर बार बार उसके ऊपर उतनी डिटेल में रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगर आपने कॉलेज में जब आप डिग्री कर रहे थे, अगर उस टाइम पर आपने प्रॉपरली उस चीज़ को नहीं पढ़ा है, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आकर के बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है। लॉ एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसकी डिमांड आज से कई साल पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आप देखिएगा, एक अच्छे लॉयर की रिक्वायरमेंट आजकल हर जगह है, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो। इनफैक्ट आजकल रिलेशनशिप में भी एक लॉयर की ज़रूरत होती है। और अगर आपके पास अच्छा लॉयर है तो डेफिनेटली आपके उस केस को जीतने के चांसेस भी ब्राइट होते हैं। और आपकी चाहे कोई कंपनी हो, चाहे आपको कोई पर्सनल कुछ भी रीज़न हो जिसके लिए आपको लॉ हायर करना हो, वो भी आपको अपने काम को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए आज हम लॉ के बारे में संपूर्ण ज्ञान, आज हमारे साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है वो हमें काफ़ी कुछ बताने वाले हैं लॉ के बारे में, कि हमें लॉ क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा आपको बताने के लिए। हमारे साथ हैं आज एडवोकेट प्रतीक पवार, जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं। आप पार्टनर हैं लिफ्ट लीगल लॉ फर्म में और डायरेक्टर हैं गाइडेड लॉ अकेडमी के। साथ ही आप कई यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में गेस्ट फैकल्टी भी हैं और सबसे अच्छी बात है आप एक सोशल वर्कर भी हैं। सो एक अच्छे लॉयर से, जो कि कई स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं अपनी एकेडमी में, आज उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, मैं सीधा आता हूँ एडवोकेट प्रतीक पवार जी के पास। प्रतीक जी, प्लीज़ आप हमें बताइएगा लॉ के बारे में, लॉ है क्या और लॉ करने से हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमें लॉ क्यों करना चाहिए? थैंक यू गौरव जी। देखिए, लॉ हमारा जो पूरा कंट्री है जहाँ पर हम रह रहे हैं, या ये वर्ल्ड है, ये पूरा का पूरा लॉ से चल रहा है। या तो लॉ ऑफ नेचर से चल रहा है या मैन मेड लॉ से चल रहा है। ठीक है, तो लॉ तो बेसिकली अगर हम कहें कि ह्यूमन के डीएनए में बसा हुआ है। ठीक है, बट मैं जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है लॉ का, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लॉ के बारे में बात करते हैं तो जो लॉ हमारी डेली लाइफ से इतना ज़्यादा रिलेटेड है कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आज के टाइम में देखते हैं तो हमारी लाइफ, आप डेली लाइफ में एक स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट या अमेजोन से जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहाँ पर भी एक आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। जबकि हम नॉर्मली इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं, बट देयर आर लीगल कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपको एक ऑर्डर गलत हो जाता है, ठीक है, देन लीगल लाइबिलिटीज अराइज होती हैं, सेलर के लिए भी होगी एंड बायर के लिए भी होगी। तो लॉ तो आप अगर आप देखें, जो आपकी डे टू डे लाइफ है, लॉ उसमें बिल्कुल इस तरीके से इन्वॉल्व है कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली। और ऐसा कहा जाता है, जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, लॉ एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें कई सेक्शंस होते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं और फिर नेचुरली उनका एग्ज़ाम भी टफ होता होगा। तो इसके लिए आप बताएं कि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं, वो कैसे बना सकते हैं? क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है पढ़ने के लिए, समझने के लिए? और नेचुरली आगे जाके बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में उनको करनी पड़ती है। तो आज की डेट में अगर कोई बच्चा ये माने कि मुझे एक अच्छा लॉयर बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए? प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में हम बताएंगे। बिल्कुल। मैं आपका जो पहला सवाल है कि क्या लॉ एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मैं सबसे पहले उसको एड्रेस करूँगा। मेरा ये मानना है कि लॉ अपने आप में एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी है और ईजीएस्ट सब्जेक्ट भी है। क्योंकि अगर आप फॉर द सेक ऑफ ऑब्टेनिंग डिग्री, कि आपको डिग्री चाहिए, आप उस सेंस में बात कर रहे हैं, तो लॉ सबसे ईजी सब्जेक्ट है। क्योंकि आप उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें अपने हिसाब से सब थोड़ा बहुत लॉ जानते हैं। और एक बेसिक प्रिजम्पशन है हमारा कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं पर हम थोड़ा बहुत लॉ सब जानते हैं और उसका आंसर लिखना एक कंपैरेटिवली बाकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसके कंपैरिजन में इजी रहता है। तो इसलिए वहां पर लॉ की डिग्री ऑब्टेन करना इजी है। बट अगर मैं कहूं कि लॉ करना अपने आप में, तो लॉ अपने आप में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि वो उसका स्कोप अपने आप में इतना वाइड है कि वहां पर अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के जो एक लॉयर है, ठीक है, वो भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता है।
राइट। द मोमेंट एक नया मैटर उनके सामने आता है तो वो तुरंत जो है उसके बारे में उन्हें प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बारे में प्रॉपर एक कुछ नई चीजें निकल करके आती हैं। तो इसमें प्रतीक ये इसमें बताते हैं कि ये सेक्शंस का जो ये खेल है ये क्या है, क्या ये सेक्शंस बदलते रहते हैं या एक बार फिक्स हो गए तो कैसे होता है इसमें ये सब? देखिए ये दोनों चीजें इसमें रहती हैं। जो सेक्शंस का, एक तो सेक्शंस को लेकर के हमें घबराना नहीं है कि बहुत सारे सेक्शंस हैं, नो डाउट बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन उसके लिए हमें सफिशिएंट टाइम, जब हम लॉ की डिग्री कर रहे होते हैं उसमें सफिशिएंट टाइम हमें मिलता है कि वो इतनी बार पढ़े जाते हैं कि वो खुद ब खुद याद हो जाते हैं, तो उसको आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड चीज, एक एडवोकेट को सेक्शन हर टाइम याद रहना बहुत जरूरी नहीं है। दो याद रहता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास में अपनी बुक्स हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं। अगर एक एडवोकेट को ये आइडिया है कि इस तरह का कोई प्रोविजन हमारे लॉ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उस प्रोविजन को अपने बुक्स से अकॉर्डिंग टू जो भी केस है उनके पास में उसको देख करके और रेफर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सारे सेक्शंस याद होते हैं, बट प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे सेक्शंस हमें याद हो जाते हैं। ओके, अब किसी को अपना करियर बनाना है लॉ में, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? हम शुरू करते हैं कि 10th के बाद से बच्चे को क्या ऑप्ट करना चाहिए, फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, क्या स्टडी है, क्या कोर्स है, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएंगे इस बारे में? ठीक है, मैं इसमें एक जो हमारे कंट्री में है मैं उसका एक बेसिक आइडिया आपको देता हूँ यहाँ पर कि बेसिकली क्या है। हमारे यहाँ पर दो तरीके से हम लॉ कर सकते हैं। एक है कि जिसमें हम आफ्टर 12th लॉ कर रहे हैं, एंड सेकंड है जो हमारा ग्रेजुएशन के बाद है। अगर हम देखें आज से 30-35 साल पहले, तो जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो ये थी कि जब हम अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद में फिर 3 ईयर का एक लॉ का कोर्स होता है। उसको क्या कहते हैं? जो वो 3 ईयर लॉ डिग्री है। ठीक है, वो 3 ईयर वाला कोर्स है। जो आफ्टर 12th है इसको हम 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बोल देते हैं। ऑलराइट। तो बेसिकली वो LLB की डिग्री होती थी। और हम जब नॉर्मली देखते हैं, एक जो हमारी जो सिटीज, जो स्मॉल सिटीज हैं, उसमें एक बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि जो कुछ नहीं करता है वो लॉ कर लेता है। उसका एक रीजन कहीं ना कहीं पे उस स्ट्रक्चर में, जो मुझे समझ में आया कि उस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पे लाया करता है। क्योंकि पहले जब बच्चा 12th में होता था तो उसके पास डायरेक्ट लॉ करने का ऑप्शन नहीं था, उसको पहले अपनी ग्रेजुएशन करनी है। अब ज्यादातर लोग जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो इधर मेडिकल में जाना चाहते थे या इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे, तो बहुत सारे लोग आफ्टर 12th सेलेक्ट हो जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो BSc कर रहे होते थे और ड्यूरिंग BSc वो सिलेक्ट हो जाते थे। तो फिर जो बिल्कुल कहीं नहीं बचते थे वो फिर जाते थे लॉ की तरफ। बट ये जो सिनेरियो है ये प्रेजेंट टाइम में कंप्लीटली चेंज हुआ है। क्योंकि अब हमारे पास में जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो आफ्टर 12th हमारे पास अवेलेबल है, तो बच्चा अपनी इनिशियल डे से, इवन अब तो क्या है कि प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो सम स्टूडेंट्स आर सो अवेयर कि वो अपने बिल्कुल 10th से उन्हें क्लियर होता है कि अब हमें लॉ की फील्ड में जाना है। तो फ्रॉम 11th दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर एंट्रेंस। उनको कॉमर्स का सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए लॉ में जाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब्जेक्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है। जो हमारे पास में स्टूडेंट है, इधर वो साइंस स्ट्रीम से है, कॉमर्स से है या फिर ह्यूमैनिटीज से है, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट लॉ कर सकता है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ऐसा कहते हैं कि लॉ के साथ अगर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करें तो वो आपको हेल्पफुल होता है, आगे आपको किसी कंपनी में कोई जॉब करनी है उसके लिए? ओके, अगर कंपनी सेक्रेटरी की हम बात करते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली एक हम कहेंगे कि एक स्पेशलाइजेशन हो गया है। ठीक है, उसको अगर हम लॉ के साथ करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एक एडिशनल हमारे पास क्वालिफिकेशन ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लॉ के अलावा भी कंपनी सेक्रेटरी को करते हैं तो भी वो कोर्स अपने आप में एक सफिशिएंट है। बट जिन स्टूडेंट्स को उतनी क्लैरिटी है कि मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ में ही जाना है, उन लोगों के लिए तो वो बहुत अच्छा है कि भाई उनको बिल्कुल क्लैरिटी है कि मुझे कंपनी सेक्रेटरी ही बनना है। ठीक है, इट इज समवेयर सिमिलर टू CA। जैसा CA का कोर्स होता है उसी तरीके से ही है। तो अगर आप लॉ के साथ में एडिशनली CA का कोर्स कर लेते हैं तो इट विल ऐड सम क्वालिफिकेशन, इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, बट अगर आप वो नहीं भी करते हैं तो लॉ अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है जो आपको कॉर्पोरेट के लिए एलिजिबल कर देता है कि अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी नहीं भी किया है तो भी आप कॉर्पोरेट में जा करके जो कॉर्पोरेट लॉज हैं उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रतीक, मुझे ये भी बताइएगा, अभी आपने बता दिया कि इंटीग्रेटेड लॉ करते हैं तो वो 5 इयर्स का होता है, लेकिन एक परफेक्ट लॉयर बनने के लिए कितना समय लग जाता है? मतलब डिग्री तो मिल गई बट स्टिल आपको एक अच्छी जॉब भी चाहिए, आपको घर भी चलाना है, अच्छे केसेस भी आने चाहिए, या किसी कॉर्पोरेट जॉब में आप जा सकते हैं, तो उसके लिए लगभग क्या मान के चलें एक बच्चे को एक सेटल होने में एज ए लॉयर,
कितना समय लग जाएगा और क्या क्या स्ट्रगल्स होती है इस सब में? गौरव जी, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करूं तो एक परफेक्ट लॉयर तो मुझे नहीं लगता मेरे अकॉर्डिंग कि कभी कोई बन सकता है क्योंकि उसके लिए एक लॉयर को हमेशा वो एक स्टूडेंट बना रहता है थ्रू आउट लाइफ। जैसे ही उसके पास कोई भी मैटर आता है तो उसके बाद अगेन उसके लिए वो पूरा एक तरीके से, जैसे हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है, उसके लिए हम पूरी डाइवर्सिफाइड रिसर्च करते हैं, तो एक एडवोकेट के लिए एक मैटर आना लगभग ऐसा ही रहता है कि जैसे वो उसके ऊपर पूरा रिसर्च कर रहा है। और लॉ, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो अपने आप में इतनी डायनामिक है, तो उसकी वजह से लॉ भी अपने आप में डायनामिक है। तो जो सिचुएशंस एक एडवोकेट के सामने आती है वो हमेशा कुछ ना कुछ नई सिचुएशंस आती हैं। तो उसमें अगर हम एक परफेक्ट लॉयर की बात करें तो परफेक्ट लॉयर बनना तो बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज अगर मैं जो सीनियर एडवोकेट्स हैं बहुत बार उनके साथ भी डिस्कशन होता है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिन पॉइंट्स के बारे में उनको आइडिया नहीं होता है, तो वो भी अगेन उनको चेक करते हैं, दो दे आर प्रिज्यूम टू बी एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड्स, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उन पॉइंट्स को चेक करते हैं क्योंकि लॉ अपने आप में इतना वाइड है, ठीक है, कि उसको जो है हम मतलब पूरा लॉ के ऊपर कमांड करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। आजकल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि एक्टर्स जो मिलके केस लड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी फैसिनेट करता है लोगों को, है कि हमें इस करियर को ऑप्ट करना चाहिए। बट आई एम श्योर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, परफेक्ट लॉयर तो नहीं कहेंगे लेकिन एक अच्छा करियर ऑप्शन जरूर हो सकता है अगर लॉ में कोई करना चाहे तो। बिल्कुल, जैसे आपने मूवीज की बात की अभी, हालांकि जो रियल कोर्ट लाइफ है वो मूवीज के जैसी नहीं होती है, बट अगेन जिन लोगों को वहां से इंस्पिरेशन मिलती है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जब आप लॉ के फील्ड से कनेक्ट होते हैं तो आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है वो बेनिफिट ये होता है कि आप किसी ना किसी नीडी पर्सन को जस्टिस दिलाने में एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। इधर अगर आप जज बन जाते हैं तो आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्टली आप जस्टिस दे रहे हैं किसी को, ठीक है। अगर आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर आपके पास में आप एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कि आप एक जिसके साथ में कोई इनजस्टिस हुआ है उसका जो पक्ष है उसको कितने मजबूती के साथ आप कोर्ट के सामने रखते हैं ताकि उस पर्सन को जस्टिस मिल सके। बिल्कुल सही कहा। तो वो जो इंस्पिरेशन है मूवीज से, तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल जो लोग वहां से इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो इंस्पिरेशन अच्छी है, बट प्रैक्टिकली जो कोर्ट की लाइफ है और जो मूवी की लाइफ है उसमें डिफरेंस है। राइट। अब हमने ये तो समझ लिया लॉ क्या है, इसमें कितना समय लगता है। अब थोड़ा ये भी बताइएगा कि जो स्कूल के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, लॉ के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको आपको अपीयर करना कंपलसरी होता है एक इस कोर्स को करने के लिए? जी, तो जैसा मैंने बताया कि एक तो हमारे पास में लॉ हम दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम 3 ईयर लॉ बोलते हैं, कि जो आफ्टर ग्रेजुएशन है, और एक लॉ है जो हमारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो स्पेशली जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं आफ्टर 12th वो लोग उसको ऑप्ट करते हैं। तो अगर इसका मैं हल्का सा आपको एक आइडिया दूं, क्योंकि जनरली लॉ की फील्ड में लोगों को नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे पास में, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाना चाहूँ, तो अगर किसी पर्सन को इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तो उसका ड्रीम कॉलेज क्या होगा? IIT, मे बी IIT बॉम्बे, दिल्ली, डिपेंडिंग अपॉन द रैंकिंग एंड द कोर्स। अगर किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, उनको डॉक्टर बनना है, तो उनका ड्रीम कॉलेज क्या होगा? एम्स, राइट। सिमिलरली अगर किसी को लॉ की फील्ड में जाना है तो उनका जो ड्रीम कॉलेज है दैट इज NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ओके। तो जो हमारा 5 ईयर कोर्स है, इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ओके। तो जो क्लैट का एग्जाम है ये NLUs के लिए है। जैसे हमारे पास में नीट का एग्जाम है जिसके थ्रू हमें एम्स भी मिलेंगे एंड अदर जो मेडिकल के कॉलेजेस हैं वो भी हमारे पास हमें मिलेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास लॉ के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है क्लैट। अब एक बात आ जाती है कि क्लैट के लिए कौन लोग अपीयर हो सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स 12th में हैं वो सब लोग क्लैट के एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। ओके। और इसके लिए कोई कोचिंग लेनी पड़ती है हमें, या हम सेल्फ स्टडी करके भी इसको कर सकते हैं? देखिए, सेल्फ स्टडी करके किया जा सकता है, कोचिंग मैंडेटरी नहीं है, बट अगेन क्योंकि इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि वो आपके 12th के सिलेबस के साथ मैच नहीं करता। उसका कुछ पोर्शन 12th का सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली 12th के सिलेबस से आप उसको कर पाएंगे। तो इसलिए आपको एडिशनली कहीं ना कहीं से इधर आप कुछ रिसोर्सेज रेफर करें या फिर किसी सीनियर से या कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप हेल्प लें, तो वो हेल्प आपके लिए डेफिनेटली एक
प्रॉपर गाइडेंस के तौर पर काम करेगी। ओके अभी हमने कई बार देखा है जो स्टूडेंट्स 12th करते हैं उनको फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम करना होता है, इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो कई स्टूडेंट्स एक साल ड्रॉप कर देते हैं। तो क्या क्लैट के लिए बच्चों को एक साल ड्रॉप करना चाहिए या वो 11th के बाद से ही इसकी तैयारी करने शुरू कर सकते हैं? एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके ऑडियंस के लिए क्लियर करना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारा जो क्लैट का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होता है। ओके तो वंस इन अ ईयर। तो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि जब एक हमारा जो स्टूडेंट है वो 12th में आएगा तो हम 12th के बाद में फिर वो जब बच्चा 12th में आ जाएगा तब वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। ओके बट प्रॉब्लम इज कि अगर मैं देखूं तो हमारा स्टूडेंट आई थिंक मार्च या अप्रैल के अराउंड अपना 11th का जो एग्जाम है वो दे करके 12th में आ जाता है। ठीक है तो अब वो अप्रैल से लेकर के उसको दिसंबर में पेपर देना है जब वो 12th में ही है, अभी उसने बोर्ड्स के एग्जाम नहीं दिए हैं, उसे बोर्ड्स के एग्जाम से पहले ही अपना पेपर जो है जो क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम है वो उसको देना है। अब उसके लिए अगर हम इफेक्टिव देखें तो कहीं ना कहीं पर 6 मंथ्स का ड्यूरेशन ये है। 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपकी जो फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडेज हैं, सब चीजें निकाल करके इफेक्टिवली उस बच्चे को 4-4.5 महीने का टाइम मिलता है तैयारी के लिए। अब 4-4.5 महीने में नॉर्मली वो बच्चा उन लोगों के साथ compete कर रहा होता है जो ऑलरेडी 11th क्लास से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए 12th वाले बच्चे के लिए एक 11th क्लास के बच्चे से compete करना जो पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, और अगर इसको मैं हल्का सा आपको डिटेल में समझाऊं तो जो हमारा क्लैट का सिलेबस है वो लगभग इस तरीके से डिजाइंड है कि 10-11 महीने के अंदर अंदर हमारा सिलेबस इजीली कवर हो जाता है। ओके तो 10-11 महीने के अंदर जब हमारा सिलेबस कवर होगा उसके बाद का जो बचा हुआ ड्यूरेशन है, तो जिस बच्चे ने 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो रिमेनिंग टाइम में उसकी प्रैक्टिस कर रहा होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा होगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, तो वो सारी प्रैक्टिस वो अपनी कर रहा होगा। वहीं पर जो मेरा 12th का बच्चा है उस टाइम वो सिलेबस को पढ़ रहा होगा। तो अब इस 12th के बच्चे के लिए उस 11th के बच्चे के साथ compete करना एक बहुत टफ टास्क हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल होगा, बट इट्स रियली टफ, उतना इजी नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर आपको अपने डिलेड डिसीजन का प्राइस पे करना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि क्लैट के एग्जाम के लिए इट इज़ बेटर आप क्लास 11 से ही इसकी तैयारी करनी शुरू कर दें, बिल्कुल वरना कंपटीशन उतना ही बढ़ता जाएगा और फिर अंत में आपको निराशा भी हो सकती है कि पता चला उसके एडमिशन हो गया और हमारा नहीं हो पाया। उसमें बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट अगेन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद दैट गाय जो पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहा था, राइट। जिसने जितने टाइम आपने पढ़ाई की है उतने टाइम उस स्टूडेंट ने खाली प्रैक्टिस की है। तो अब आपको उसके साथ कंपीट करना है, देन इट्स रियली टफ टास्क। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप होशियार नहीं है, बट आपने उस चीज को जितना टाइम देना चाहिए था उतना टाइम नहीं दिया। आपने उस चीज के लिए जो अपना तैयारी करने का मन बनाया या उसका जो फैसला लिया वो थोड़ा लेट लिया। अच्छा, अभी जैसे CUET होने लगा है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आते हैं, बच्चों को सेंट्रलाइज एग्जाम देना होता है, तो क्या CUET के थ्रू भी बच्चा लॉ में एडमिशन, NLUs में एडमिशन ले सकता है? हाँ, CUET के थ्रू NLUs में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारे पास में NLUs के अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 5 ईयर लॉ भी कराती हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी कराती हैं, जैसे हमारे पास में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस 5 ईयर जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो CUET के थ्रू लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो क्लैट के रैंकिंग के बेसिस पर लेती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। ओके, इसमें हमने ये भी देखा है जब हम लॉ की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड लॉ में BA LLB, BBA LLB, BSc LLB, तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो स्टूडेंट को किस तरीके से ऑप्ट करना चाहिए? फॉर एग्जांपल BBA ले, BSc ले, BCA ले, तो क्या कॉम्बिनेशन है, या ये स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उसको किस स्ट्रीम के साथ लॉ करना है? थोड़ा सा इसमें आप बताइएगा। इसके ऊपर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर
जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ठीक है कि वो किस सब्जेक्ट में, अब जैसे इसकी फाउंडेशन अगर कहीं ना कहीं पे हम देखें तो वो हमारा जो 11th क्लास में उसने डिसीजन लिया है वो बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि किसी स्टूडेंट ने सपोज 11th में साइंस स्ट्रीम ऑप्ट की है क्योंकि उनका मन साइंस पढ़ने का था, लेकिन उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा एडवोकेट बने, या कुछ स्टूडेंट का टारगेट हो सकता है कि वो जज बने। तो लेकिन उनका मन था कि मैं 11th में साइंस पढूं, तो उन्होंने अपनी 11th 12th में साइंस पढ़ी है। अब जब वो लॉ का एंट्रेंस देंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद उनके पास में ऑप्शंस होंगे कि भाई क्या वो बीएससी एलएलबी करना चाहते हैं, क्या वो बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं। अब उसमें बीकॉम के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वो ये होगी कि 12th में आपके पास कॉमर्स के सब्जेक्ट होने चाहिए। ओके ठीक है, तो अब अगर आपके पास में साइंस के सब्जेक्ट्स हैं तो आप वहां पर एलिजिबल नहीं है, बट बीए के लिए आप एलिजिबल हैं, बीएससी के लिए आप एलिजिबल हैं उस सिचुएशन में। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि एक तो आपका कि आपने 12th में क्या सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, एक तो उस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड सेकंड चीज कि आपका क्या इंटरेस्ट है। बट अगर इसका मैं ओवरऑल इम्पैक्ट आपको बताऊं तो लॉ की डिग्री पर इसका एज सच बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं आता। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि वैल्यू तो सेम रहेगी ना, बच्चा किसी भी लाइन से जा रहा हो, एंड में गोल और रिजल्ट उसके वही है। बिल्कुल बिल्कुल, मोर और लेस उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली, अगर इसमें किसी बच्चे ने कि बीकॉम एलएलबी किया है तो क्योंकि उसको एक कॉमर्स की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कॉर्पोरेट लॉ में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो अकाउंट्स को, बिजनेस मैनेजमेंट को, उन सब चीजों को समझ सकता है। ठीक है, वहीं पे जो एक साइंस का स्टूडेंट होगा कि जिसने बीएससी एलएलबी किया है या बीए एलएलबी किया है, उसको हो सकता है कि उस बिजनेस की उतनी अंडरस्टैंडिंग उन नंबर्स के साथ में ना हो, तो ये डिफरेंस उसमें रहेगा। बट अगेन वो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, उसको सीखा जा सकता है। बिल्कुल। हम अब लॉ की बात करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे किसी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? क्या उसको एलएलबी, इंटीग्रेटेड एलएलबी करनी चाहिए या एलएलबी और एलएलएम अलग से करना चाहिए? क्योंकि आई थिंक समय दोनों में शायद 1 साल का गैप है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या अलग करना चाहिए, इंटीग्रेटेड ही करना चाहिए बच्चों को? देखिए, इसमें भी मैं थोड़ा सा, चूंकि आपने एलएलएम का जिक्र किया है तो मैं एलएलएम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे पास में एक लॉयर बनने के लिए आपको, या एक लॉ ग्रेजुएट होने के लिए, इधर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में जा सकते हैं या फिर आप 3 ईयर लॉ प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्राम है। लेकिन उसके अलावा जो एलएलएम है वो हमारी मास्टर्स डिग्री है, वो आप दोनों के बाद में कर सकते हैं। एंड एलएलएम का जो पर्पस है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स टीचिंग को ऑप्ट करना चाहते हैं, बेसिकली लॉ कॉलेजेस में वो पढ़ाना चाहते हैं या लॉ की फील्ड में आगे रिसर्च करना चाहते हैं फर्दर, तो उनके लिए एलएलएम बेनिफिशियल है। बट अगर कोई स्टूडेंट जिसका गोल क्लियर है कि मुझे जुडिशरी में जाना है या फिर उन्हें कॉर्पोरेट लॉयर बनना है या उन्हें क्रिमिनल लॉयर बनना है, तो उन्हें एज सच एलएलएम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। हम देखते हैं कि लॉ करने के बाद जब आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं वहाँ ब्लैक कोट पहन के, आपकी जो यूनिफॉर्म होती है, कोई नोटरी कर रहे होते हैं, कोई रजिस्ट्री में होते हैं, कोई स्टैंपिंग में होते हैं। तो इसकी भी क्या कोई कैटेगरी होती है कि लॉ करने के बाद आपको किस लेवल पे काम मिलता है, या ये इसके लिए भी कुछ हमें कोई तैयारी करनी पड़ती है कि हमें फॉर एग्जांपल लॉयर बनना है या जज बनना है या नोटरी वगैरह, ये सब चीज़ों में ध्यान देना है? ये सब के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल गौरव जी, जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपके इस सवाल को समझाना चाहूँगा कि जैसे आप स्टारबक्स जाते हैं या सीसीडी जाते हैं तो वहाँ पर आप एक कॉफ़ी परचेज करते हैं, दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट। और वहीं पर आप एक स्ट्रीट वेंडर से कॉफी परचेज करते हैं, दैट वाज वेरी चीप, राइट। दोनों में कॉफी ही है। और मुझे लगता है कि एक स्ट्रीट वेंडर हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ अ पर्सन, कि हो सकता है कि मुझे एक स्ट्रीट वेंडर की बनाई हुई कॉफी ज्यादा अच्छी लगे, बट अगेन मैं स्ट्रीट वेंडर को कभी भी स्टारबक्स के बराबर नहीं पे करूंगा, है ना, पे भी नहीं करूंगा। मतलब भले ही मैं स्टारबक्स में जा करके उतना पे कर दूं, बट स्ट्रीट वेंडर को भले ही वो स्टारबक्स के कप में आपको कॉफी दे रहा है। एग्जैक्टली, राइट बिल्कुल राइट। ठीक है, तो वही सेम चीज है। अब यहाँ पर उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, बेसिक दोनों का सेम है कि दोनों चीजें, दोनों कॉफी बेच रहे हैं, है ना। सिमिलरली वहां पर हम देखते हैं कि भाई कुछ लॉयर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, कुछ लॉयर्स हमारे रेवेन्यू में हैं, कुछ लॉयर्स हाई कोर्ट में हैं, कुछ कॉर्पोरेट में हैं, और जिनका एक सोशल स्टेटस भी आप देखते हैं कि बहुत डिफर करता है।
आई एम सॉरी टू से, बट कुछ लॉयर्स ऐसे हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये क्यों है, लेकिन इतना गैप क्यों है? क्या पढ़ाई में कमी है, इंस्टीट्यूशन में कमी है, क्या वजह हो सकती है इतने बड़े गैप की? बिल्कुल, बेसिकली ये सारी चीजें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। Right. कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग लॉ में है। बिकॉज जब आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, वो आपको पे तभी करेगा, पहली बात, जब वो आपकी नॉलेज से सेटिस्फाई होगा कि आप उसको रिलीफ दिला सकते हैं। क्या वैल्यू दोगे आप उसको, उसे केस को? एग्जैक्टली। और सेकंड चीज ये है कि पहली बात तो इनिशियल बिलीफ कि आप उसको रेमेडी दिला सकते हैं, एंड सेकंड चीज उस बिलीफ को आप कंफर्म भी कर रहे हैं कि जब अपनी नॉलेज से आप उस चीज को कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके उस क्लाइंट को रेमेडी भी मिल रही है। तो वो दोनों चीजें एक क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करती हैं, एंड देन इट्स अ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। ओके। तो जब वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, देन आपकी जो वैल्यू है इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। जैसे इसके लिए भी आप एक एग्जांपल जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है, हालांकि मैं चाय का बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, बट अगेन देयर इज ए एग्जांपल ऑफ डॉली चाय वाला, जिसको आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे और सब पे देखा होगा। तो अब वो भी एक चाय दे रहे हैं, एंड बिल्कुल उनका कोई शोरूम नहीं है, फैंसी शोरूम नहीं है, जहां तक मैंने भी यूट्यूब पर ही देखा है। ठीक है, कि वो सड़क के किनारे चाय दे रहे हैं। ठीक, उनकी चाय की अपने आप में एक ब्रांड है, एक वैल्यू है। वहीं पर ही अगर हम देखें जो हमारे नॉर्मल स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी नहीं है। अब उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा नहीं, अब उनके एक अलग एफर्ट्स रहे हैं, जिसमें खाली चाय बनाने में ही एफर्ट नहीं है, उसकी मार्केटिंग में और बहुत सारी चीजें हैं बैक एंड पे, जिसमें जो है उनके एफर्ट्स रहे हैं। सिमिलरली एक लॉयर भी है कि जो उसके ऊपर किसी भी केस के ऊपर या खुद के ऊपर भी वो कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, सोशल इश्यूज के ऊपर उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उन सब चीज़ों से कंबाइन होकर के उनकी जो एक वैल्यू है वो बनती है। आज मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमें लॉ की बस डिग्री मिल जाए, हम कॉलेज ना जाएं, हम क्लासेस ना अटेंड करें। तो इस तरह से अगर डिग्री मिल भी जाती है तो क्या उस डिग्री की कोई वैल्यू है? जैसे आपने कहा, आप किसी के केस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप किसी आदमी ने आपको कोई काम दिया है, आप उसको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर इस डिग्री की वैल्यू ही क्या है जो बिना कॉलेज जाए या कम जाए मिलती है? क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं आजकल जो कि देखने में आता है जहाँ पे बच्चे बहुत कम जाते हैं लेकिन वो एग्जाम में पास हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपका जो बिल्कुल इनिशियली एक सवाल था कि लॉ करना इजी है या डिफिकल्ट है, मैंने उसके कंटेक्स्ट में इसको थोड़ा कहना चाहूँगा कि डिग्री लेना बहुत इजी है, लेकिन उसको एक्चुअल प्रैक्टिस करना और उसमें जिस काम को आप कर रहे हो उसका आउटकम देना, वो रियली एक टफ टास्क है। क्योंकि आपको प्रॉपर बार बार उसके ऊपर उतनी डिटेल में रिसर्च करनी पड़ती है। तो अगर आपने कॉलेज में जब आप डिग्री कर रहे थे, अगर उस टाइम पर आपने प्रॉपरली उस चीज़ को नहीं पढ़ा है, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आकर के बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आने वाली हैं। और इसको मैं अगर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूं तो हम खाली अगर लॉ की फील्ड के अलावा बाकी फील्ड में भी देखें कि अगर वहाँ पर भी कोई पर्सन आज के टाइम में डिग्री लेकर के आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन से MBBS की डिग्री करके आ जाते हैं, बट वो जो यहाँ का बेसिक जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिस करने के लिए उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में आप किसी भी फील्ड में आप डिग्री अगर खाली हासिल कर लेते हैं, अब से 30-35 साल पहले ऐसा हो सकता था कि आपके पास एक डिग्री है एंड लोग आपको उससे जानते हैं कि इंजीनियर साहब हैं, क्योंकि उस टाइम पर लोकेलिटी में 1 या 2 इंजीनियर होते थे। बट आज के टाइम में खाली डिग्री की वैल्यू नहीं है। डिग्री एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। अदर देन दैट आपकी जो स्किल है कि जो आपने कॉलेज टाइम पर, अदर देन कॉलेज स्कूल टाइम पर या सोसाइटी में रह करके आपने कितना सीखा है, ठीक है, अल्टीमेटली वो चीज़ आपको जो है आज के टाइम में आपके करियर में हेल्प करती है। और लॉ को करने के बाद आगे जो करियर ऑप्शंस होते हैं, अब वो कैसे हो सकते हैं? मतलब जैसे लॉ फर्म होती है या कोर्ट में लॉयर होता है या जज बनना होता है या आपको किसी कंपनी में एक जॉब मिल जाती है या आई डोंट नो लॉ में कोई वर्क फ्रॉम होम भी होता है। सो इसके बारे में बताएं कि कोई करना चाहे तो फ्यूचर में क्या देखे कि मुझे बनना क्या है, मुझे क्या कर सकता है वो फ्यूचर में। एक्चुअल में इस सवाल को आंसर करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक मतलब डिटेल्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हालांकि जब मैं ये कह रहा हूँ कि डिटेल्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि क्या क्या डिटेल्ड ऑप्शंस वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि हम जज बन सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन जज का भी अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ
तो आप 3 तरीके से इस कंट्री में जज बन सकते हैं। एक तो है कि जब आपने अपनी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अभी हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि अभी मिनिमम 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है। उससे पहले 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं थी, तब आप डायरेक्टली लॉ ग्रेजुएट होने के बाद में जो जुडिशरी का एग्जाम है, जो कि एक 3 स्टेज एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, वो क्वालिफाई करने के बाद आप जज बन जाते हैं। एज ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से आप स्टार्ट करते हैं एंड फर्दर अपनी करियर में आप आगे प्रोसीड करते हैं। एक जो इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाता है, वो आ जाता है हायर जुडिशियल सर्विसेज। तो जो हायर जुडिशियल सर्विसेज का ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए है जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं और जिनकी एज 35 ईयर्स हो चुकी है। तो अब 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद में उनको जो है मिनिमम 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद वो एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और एंट्रेंस एग्जाम देने पर फिर वो उनकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो एज एडीजे होती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, नेक्स्ट प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज एंड नेक्स्ट वो फिर हाई कोर्ट जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा तरीका है इस देश में जज बनने का, वो है कि जो लोग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट्स, वो उनको जो है जो कॉलेजियम है हमारा, कॉलेजियम इज अ बेसिकली ग्रुप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो उसके एक प्रॉपर अपने आप में एक डिटेल्ड प्रोसीजर है, वो उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उनको डायरेक्टली उन एडवोकेट्स को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनाते हैं, जिनको हम जस्टिस बोलते हैं बेसिकली। तो अगर हम जजेस के अलावा अदर करियर ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो हमारे पास में लिटिगेशन, जिसको बेसिकली हम एडवोकेट बोलते हैं। लिटिगेशन अपने आप में इतनी डाइवर्सिफाइड फील्ड है कि जो एक सिविल का एडवोकेट है उसको क्रिमिनल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जो हमारे पास में क्रिमिनल का एडवोकेट है वो सिविल के मैटर्स नहीं डील करता है, क्योंकि ये अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है जो कहीं पर भी कंक्रीटली ऐसे डिफाइन नहीं है, बट विद टाइम वो बन चुकी है। तो हमारे पास में लिटिगेशन में ही सिविल, देन क्रिमिनल मैटर, देन टैक्सेशन, देन सर्विस लॉज एंड देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस इन द लिटिगेशन इटसेल्फ। फिर लिटिगेशन के बाद में हम आते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि भाई हमें डिफेंस सर्विसेज में जाने का मन है। इस सर्विस के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता रहता है कि देयर इज अ सर्विस कॉल्ड जैग, JAG, जज एडवोकेट जनरल। सो बेसिकली ये क्या होता है कि भाई जो हमारे पास में डिफेंस सर्विसेज है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके अंदर जो लोग जज बनते हैं वो इस सर्विसेज के थ्रू बनते हैं, जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट लॉ है। तो जो लोग डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं उन लोगों के पास डिफेंस सर्विसेज का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा जो लोग कॉर्पोरेट में डायरेक्टली MNCs में जॉब करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट की रिक्रूटमेंट्स आती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपने आप में एक क्लैट PG का एग्जाम होता है कि जब आप लॉ कर लेते हैं उसके बाद में मास्टर्स डिग्री करने के लिए क्लैट ही एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें आप NLUs से LLM कर सकते हैं। तो जब वो एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं उसकी रैंकिंग के बेसिस पर काफी सारे PSUs हैं जो डायरेक्टली आपको अपने यहाँ पर जॉब देते हैं। तो आप PSUs में आपको उनसे जॉब मिल सकती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास में बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में अलग से लीगल वाली, जैसे हम आप लोगों को जानकारी होगी कि बैंकिंग में बैंक PO होता है, सिमिलरली ऐसे ही बैंक में बैंक SO भी होता है। SO इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो अब उसका काम क्या है? उसका काम है बैंक के जितने भी लीगल मैटर्स हैं, लीगल कंप्लाइंसेस हैं, तो बैंकिंग के सेक्टर में आपके पास में लॉ ऑफिसर्स की जरूरत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेबी की, सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपके शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, रेगुलेटिंग बॉडी है। उसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए असिस्टेंट मैनेजर लीगल होता है, अलग से उस पर वैकेंसीज आती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास में गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं, जिसको हम APO बोलते हैं, कुछ जगह पर ADA भी बोला जाता है उनको। तो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। एंड इसके अलावा जो लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, स्टेट PCS के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट्स जब आपने पढ़े होते हैं तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता है, तो इंडियन पॉलिटी आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। जब आप BA LLB करते हैं तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपका एक बेसिक उसका कवर होता है। तो नो डाउट लॉ के स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज में भी एक एज मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, लॉ करने के बाद कोई घर पे खाली तो नहीं बैठने वाला है। आपने मेहनत करी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो काम तो आपको मिल ही जाएगा। बिल्कुल, अगर आपने लॉ को ठीक तरीके से किया है तो आपके पास में इतने ऑप्शंस होंगे कि आप उन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप इस चीज को लेकर के कंफ्यूज नहीं हो सकते कि मैं लाइफ में क्या करूं। एग्जैक्टली। मेहनत करी है तो उसका देखो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा, बिल्कुल, जितनी आप मेहनत करेंगे। अब हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी मूवीज़ की, कि मूवीज़ में काफ़ी फैसिनेट लगता है ये देख के कि वो हीरो आ रहा है और ब्लैक कोट में आप जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे
कितना हार्डवर्क होता है इन रियल लाइफ, और क्या क्या चीज़ें होती है जो माइंड में रखनी होती हैं, और क्या ये सही में एक हाई पेड जॉब होती है, एक मतलब एज ए लॉयर हम किसी के लिए कोई करें, या इसमें भी क्रिमिनल लॉयर हो गया या किसी और फील्ड में आप लॉयर हों उसमें ज़्यादा पैसा है। जैसे इंजीनियरिंग हम देखते हैं कोई कंप्यूटर साइंस में करता है, मैकेनिकल में कर रहा है, ऐसे MBA होती है फाइनेंस में, मार्केटिंग में, तो इसमें कुछ ऐसा है कि किस फील्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है मूवीज वाला उसको आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल जो हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया एंड मूवीज से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, अट्रैक्टेड भी है। तो उसमें अगर मैं देखूं कि जैसा मूवीज में दिखाते हैं कोर्ट सेटअप ऐसा नहीं होता है बेसिकली, बिकॉज अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पर अगर मैं क्रिमिनल लॉ की ही बात करूँ तो हमारे यहाँ पर एक बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक उसकी गिल्ट प्रूव नहीं हो जाती है तब तक हम उसे इनोसेंट मान करके चल रहे हैं। एंड देयर इज अ प्रोसेस ऑफ प्रूविंग अ गिल्ट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसा मूवीज में दिखाया कि वो एक दिन कोर्ट में आया एंड कोर्ट में आने के बाद में उसने जज के सामने पूरा कोर्ट रूम में घूम घूम करके वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो मूवीज के लिए ठीक है, बट एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल केस में आपको बहुत एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन उस केस के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद ही बेसिकली जब आप एक केस को रिप्रेजेंट करने या अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपोजिशन पार्टी उसका भी ध्यान रखना है, आपको जो जज हैं उनकी क्वेरीज को भी आपको एड्रेस करना है। तो आपको एक ये मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए कि आपको एक बहुत ठीक ठाक लेवल की प्रिपरेशन करके वहां पर कोर्ट में जाना होता है। अब नॉर्मली जो क्लाइंट्स को या जो पब्लिक को दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि भाई एडवोकेट कोर्ट में आए, उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी 5 मिनट 10 मिनट या ट्रायल है तो वहां पर आधा घंटा, ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी और वो अपनी बात रख करके चले गए। उन्होंने तो खाली बोला, इसमें कौन सी बात थी। बट उस बोलने के पीछे जो उनकी कई घंटों की या कई दिनों की जो तैयारी थी वो उस तैयारी का आउटकम है कि वो कोर्ट में खड़े होकर के रेलिवेंट पॉइंट एक नए पर्सपेक्टिव के साथ में रख पा रहे हैं। तो अब मैं आपके जो दूसरा इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर आना चाहूंगा कि भाई जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं, जो सिविल लॉयर्स हैं, एंड वो इतने हाईली पेड क्यों होते हैं। अगेन बिकॉज कुछ पर्सपेक्टिव ऐसे हैं कि जिन पर्सपेक्टिव के बारे में एक नॉर्मल आदमी नहीं सोचता है, एंड एक एडवोकेट उस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच करके, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी अपने जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें जब आप एक खबर पढ़ते हैं कि किसी पर्सन का मर्डर हो गया है या किसी के साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ, तो आप इमीडिएटली मान लेते हैं कि जिस पर्सन का नाम वहां लिखा हुआ है कि इसी ने ऑफेंस कमिट किया है। बट अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई है, जबकि जो सोसाइटी है वो उस पर्सन को एक गिल्टी नजरों से ही देखना शुरू करती है कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर दिया, इज ए क्रिमिनल, जबकि अभी ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो एक लॉयर का, एक एडवोकेट का जो पर्सपेक्टिव है उस चीज को लेकर के वो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव से उस चीज को एनालाइज करता है एंड देन उसमें भी फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डेवलप करता है, जैसे ग्रेजुअली वो उस केस को प्रिपेयर करता जाता है। एंड अगेन जो जितना ज्यादा पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकता है, जितना ज्यादा फैक्ट्स एंड लॉ को रिलेट कर सकता है, वो उतना ही ज्यादा हाईली पेड लॉयर है। एग्जैक्टली अब लॉ की तो हमने बात कर ली, हमने ये भी देख लिया कि मूवीज से कितना डिफरेंट होता है प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ में कोर्ट का सेशन होता है। आप कुछ बताएंगे कि आप जो भी हमारी ऑडियंस है कोई लॉ की तैयारी कर रहा है तो इन पर्टिकुलर किस इंस्टीट्यूट को माइंड में रखे, या कोई ऐसे 3 और 5 इंस्टीट्यूशंस हो जहाँ से वो लॉ कर सकता है, और क्या चैम्बर के हमने बारे में सुना है कि लॉ करने के बाद उसको एक चैम्बर अलॉट होता है, उसके लिए क्या मेहनत करनी होती है या उसकी भी कोई अलग से क्वालिफिकेशन होती है? आपने बेसिकली एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप उसका लेकर के आए हैं, मैं उस पर जरूर आऊँगा। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हमारे पास अगर टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें कंट्री में तो सबसे ऊपर NLU बेंगलोर है रैंकिंग वाइज, देन उसके बाद NLU दिल्ली आता है हमारे पास में, एंड देन थर्ड इज NLU हैदराबाद, जिसको हम नालसार हैदराबाद भी बोलते हैं। तो ये 3 हमारे पास में टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं रैंकिंग वाइज। इसके अलावा और भी NLUs हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज यहाँ पर आपके ऑडियंस के लिए और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे NLUs हैं अदर देन NLU दिल्ली, उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लैट होता है।
उनमें एडमिशंस क्लैट के थ्रू मिलता है, बट जो NLU दिल्ली है, क्योंकि उसकी एक अपने आप में अलग सिग्निफिकेंस है, तो इसलिए वो अपना एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करता है जिसका नाम है AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। सो बेसिकली अब NLU दिल्ली के साथ में क्योंकि एक बेनिफिट है कि दिल्ली में हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में हमारे पास हाई कोर्ट है, दिल्ली में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एंड इसके अलावा हमारे पास जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स हैं NCLT वो हमारे पास दिल्ली में है। तो जो बच्चा NLU दिल्ली में पढ़ रहा है उसके पास में एक्सपोजर ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो बाकी NLUs में पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये एक रीज़न हो सकता है कि NLU दिल्ली अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक। उसके लिए भी कंपटीशन लगभग उतना ही है, क्योंकि जो बच्चे क्लैट के लिए अपेयर कर रहे हैं वही सब लोग NLU दिल्ली के लिए भी अपेयर कर रहे हैं, AILET के लिए भी अपेयर कर रहे हैं। सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है एंट्रेंस एग्जाम के, मोर और लेस सेम चीज़ें हैं कि अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐड ऑन करके आप AILET के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसके ऊपर आऊँगा कि चैम्बर्स को लेकर के, तो नो डाउट चैम्बर्स को लेकर के हमारी कोर्ट्स में या हर जगह पर एक शॉर्टेज है चैम्बर्स की, एंड उसका रीज़न ये है कि जो लोग लॉ ग्रेजुएट करके आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्योंकि पुराने टाइम का ही अवेलेबल है, नया बनाते हैं बट उतना नहीं बन पाता है कि वो सबके रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। बट अगेन एडवोकेट्स के जो आपस में जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे रिलेशंस रहते हैं, तो उसमें ये रहता है कि एक चैम्बर में 2 या 3 एडवोकेट्स भी उसको एज अ प्लेस ऑफ वर्क यूज़ करते हुए उसको वहाँ पर सेम चैम्बर में ही 2-3 एडवोकेट्स भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नए बच्चों के लिए थोड़ा सा जो लोग पास आउट होकर के आते हैं उनके लिए चैम्बर लेना एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है, क्योंकि चैम्बर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या कोई अलग से आपको कोई डिग्री करनी पड़ेगी चैम्बर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक एडवोकेट है जो बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है वो वहाँ पर चैम्बर के लिए अप्लाई कर सकता है, बट अगेन क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, सबने अप्लाई किया होता है एंड इट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी कि वो मिल पाएगा या नहीं। बट अगेन वो चीज़ क्योंकि एक म्यूचुअल कॉपरेशन से वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और एडवोकेट्स 2 या 3 एडवोकेट्स भी मिल करके एक चैम्बर में प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक चैम्बर एक बार किसी के नेम से अलॉट हो गया तो क्या वो परमानेंटली उनके नाम पे रहता है या वो ट्रांसफर भी आगे हो सकता है? एज पर रूल्स तो वो ट्रांसफर हो सकता है, बट चूंकि एक पर्सन वहां पर एक एडवोकेट जब तक वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नॉर्मली ये इम्प्लाइड प्रैक्टिस है कि उनको वहां से हटाया नहीं जाता, बिकॉज आपकी जो एक आइडेंटिटी है वो उस चैम्बर के साथ जुड़ी हुई है। उनको ऑफिस हो गया एक तरह से, बिल्कुल जहाँ पे सब उनके जितने क्लाइंट्स हैं उनको मिलेंगे, हमारा काम चलेगा वहीं। बिल्कुल। अगर मैं आपको चैम्बर का थोड़ा सा रोल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो चैम्बर का रोल खाली इतना रहता है कि जब एक एडवोकेट कोर्ट में जा रहा है तो जब वो कोर्ट में ऑक्यूपाइड नहीं है तो उसके अलावा वो उनका प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगा, क्योंकि एडवोकेट कभी भी बैठ करके अपने चैम्बर पर केस प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो घर पर या जो भी उनका ऑफिस होगा वहां पर बैठ करके अपना पूरा केस प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज वो एक केस को प्रिपेयर करने के लिए आपको बिल्कुल एक शांत एकांत वाला माहौल चाहिए जहां पर आप चीज़ों को सोच सके, समझ सके एंड देन उनको फिर जो है क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सके। तो इसलिए वो तो एक प्लेस है जो आपका चैम्बर है कि जहां पर आप अदर देन कोर्ट जब हैं तो जहां पर आप तब बैठ करके क्लाइंट्स के साथ में डील कर रहे हैं, या अदर देन क्लाइंट भी अगर आपको कुछ करना है तो आप वहां पर बैठ करके उसको कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ये बताएं कि इज देयर एनी एंट्रेंस एग्जाम अगर किसी को टीचिंग में अपना करियर परस्यू करना है आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ? फॉर एग्जांपल नेट होता है जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए, और हायर डिग्री करते हैं कोई PhD, ऐसे ही LLM के बाद जैसे अभी मुझे समझ में आया आप टीचिंग में जा सकते हैं, अभी आपने बताया था, तो उसके लिए कोई एंट्रेंस अलग से भी देना पड़ता है या डायरेक्ट इंटरव्यू और आपकी जॉब लग जाएगी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में? नहीं, इसमें जो हमारे पास में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो UGC नेट का है कि आपको LLM जो कि मास्टर्स डिग्री है लॉ में, उसके बाद में आपने UGC नेट क्वालिफाई किया हो। UGC नेट क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आपको वो तो बेसिक क्राइटेरिया है कि वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग। बट जिन लोगों ने मास्टर्स डिग्री ठीक से की होती है उनके लिए वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहता है। और लॉ फर्म जैसे हमने बहुत सुना है, काफ़ी बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स होते हैं और काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं जिनके वो केसेस हैंडल करते हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे क्या लॉ फर्म को चलाने के लिए, रन करने के लिए भी हमें कोई लॉयर होना ज़रूरी है, या कोई भी बिजनेस पर्सन विद दिस मेंटालिटी कि हमें सर्व करना है सोसाइटी को विद बंच ऑफ गुड लॉयर्स, हम लॉ फर्म को शुरू कर सकते हैं? देखिए, बिकॉज लॉयर्स जो है अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल बीइंग है, ठीक है, तो वो
उनको अपने आप में इतनी नॉलेज होती है, तो मुझे नहीं लगता कि लॉयर कभी भी किसी और पर्सन के साथ में उस चीज़ को रन करेगा। तो इसलिए लॉ फर्म में जनरली हमारे पास में लॉयर्स ही रहते हैं, ठीक है। तो अब उसमें लॉ फर्म का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ अपने आप में इतना डाइवर्सिफाइड फील्ड है कि अब अगर मैं क्रिमिनल्स के मैटर देख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सिविल की भी उतनी ही इक्वल जानकारी होगी या टैक्सेशन लॉज की उतनी ही जानकारी होगी, बट जो हमारे पास क्लाइंट आता है उसका एक इंटीग्रेटेड मैटर हो सकता है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर कि एक हमारे पास में फैक्ट्री के ऑनर आए, अब उनका टैक्सेशन से रिलेटेड भी इशू है, लेबर से रिलेटेड भी इशू है, कुछ प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है उससे रिलेटेड भी इशू है, और क्रिमिनल से भी रिलेटेड कुछ इशू है वहां पर कि किसी लेबर के साथ में कुछ आपस में झगड़ा हो गया लेबर में, तो उस तरह के इश्यूज वहां पर हैं। अब उनके पास मल्टीपल इश्यूज हैं, तो जो एक बिजनेस पर्सन है उसके पास में उतना टाइम नहीं है कि वो 4 लोगों को जाकर के अलग अलग अप्रोच करे और फिर उन 4 लोगों को वो कोऑर्डिनेट करा सके, बिकॉज उनको इतने टाइम में अगर वो ये चीज मैनेज करेंगे तो जो उधर उनका बिजनेस है वो वहां पर इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी हमारे बिजनेस पर्सन्स हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं कि उनको एक सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि जहां पर वो जाएं और जाकर के उनको जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी उसमें फुलफिल हो जाए। तो जैसा आपने कहा कि लॉ फर्म में हमारे पास में बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, तो उसका रीजन यही है बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी फील्ड में एक अलग एक्सपर्टीज होती है। जैसे ही मैटर आता है तो मैटर के अकॉर्डिंगली जो लॉयर्स वहां पर एंगेज होते हैं वो सब लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली उस केस पर काम करते हैं, जिससे क्लाइंट को ये फायदा रहता है कि उनको एक सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है एंड जो लॉयर्स बाकी जो पूरी टीम उस पर काम कर रही होती है वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में काम न कर करके एक जगह पर म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं, जिससे क्लाइंट के फेवर में जो रिजल्ट है वो सारे मैटर्स में क्लाइंट का फेवरेबल रिजल्ट आता है। एग्जैक्टली तो बेसिकली हर आदमी को अपनी नीड के हिसाब से वहाँ पर एक लॉयर असाइन हो जाता है और उनका केस जैसा भी हो वो उसी के अकॉर्डिंगली हैंडल हो जाता है। बेसिकली लॉ फर्म में इंडिविजुअली लॉयर्स को असाइन ना करके हम क्या करते हैं एज अ टीम बना करके उस पर काम कर रहे होते हैं, तो पूरी टीम उस केस पर काम कर रही होती है। बिकॉज ऐसा हो सकता है किसी सिचुएशन में कि जो पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है वो पॉइंट आपके माइंड में ना आ रहा हो उस केस पर काम करते हुए, तो जब एक टीम उस पर काम कर रही होती है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कोई भी लीगल पॉइंट ऐसा मिस हो। अच्छा ये बताइए कि आज जैसे देखते हैं काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके उनको विदेश में नौकरी मिल जाती है, तो क्या कोई इंडियन लॉयर विदेश में या किसी इंटरनेशनल फर्म के लिए काम कर सकता है, या वैसा वर्सा बाहर से कोई लॉ की पढ़ाई करके आ रहा हो और इंडिया में उसको लॉ फर्म में या कहीं लॉ की कोई जॉब मिल सकती है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल जो यंगस्टर्स हैं हमारे उनके अंदर काफ़ी क्रेज़ है इस चीज़ को लेकर के, तो इसको मैं 2 पार्ट में आंसर करना चाहूँगा कि एक तो वो स्टूडेंट्स हैं कि जो इंडिया में ही, या वो लॉयर्स हैं जो इंडिया में ही हैं और यहाँ से रह करके, क्योंकि आज के टाइम में देखिए कि पूरा वर्ल्ड जो है एक सिंगल एंटिटी बन चुका है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हमारे पास फॉरेन की कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, बट उनके जो लॉज हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। जो जिस भी कंट्री में वो कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉज उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो अब उनको जब इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो उनको यहाँ के लॉज को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ के लॉज को उनको फॉलो करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि भाई वो यहाँ के लॉयर्स को हायर करें। तो कुछ लॉयर्स तो ऐसे हैं कि जो लोग यहीं पर ही इंडिया में रह रहे हैं और वो फॉरेन कंपनीज के लिए यहीं से रह करके काम कर रहे हैं। ओके। सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है वो ये आ जाती है कि जो लॉयर्स यहाँ से लॉ करने के बाद में फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट कर गए। जैसे अगर आप कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखें, स्पेसिफिकली पंजाब, तो वहाँ पर कैनेडियन लॉयर्स का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है बिकॉज पंजाब से सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन कनाडा माइग्रेट कर चुकी है, तो वहाँ पर एक कॉन्टेक्ट्स भी उन लोगों के हैं। तो यहाँ से लॉ करने के बाद बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ का एक बेसिक एग्जाम है उसको क्वालिफाई करते हैं कैनेडियन लॉयर का, एंड देन दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देयर। तो सेकंड कैटेगरी वो है हमारे पास में। राइट, ठीक है। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे, कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट हो वो लॉ कंप्लीट करने के बाद कोई लॉ फर्म में जॉब करे या फिर किसी भी तरीके से कोर्ट में जाके वो कोई केस लड़ सकता है, उसको कोई जॉब मिल जाए बेसिकली लॉ क्लियर करने के बाद, या फिर वो आगे प्रैक्टिस करे जज बनने के लिए, सो विच इज़ द बेटर करियर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू? मैं अगर पर्सनली इस चीज़ को बताऊं तो बेसिकली ये एक ऐसा सवाल है कि जो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं।
जैसे कुछ लोगों का रहता है कि हमें लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, तो अगर आपको लाइफ में बहुत पैसा कमाना है तो फिर आप लिटिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इनिशियली पैसा नहीं है, बट लिटिगेशन इज लाइक इन्वेस्टमेंट, कि जहां पर आप अपना टाइम, अपना एफर्ट, वो सब आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंटली एट लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ यू विल गेट दैट रिटर्न, कि जब आप उतने अच्छे लॉयर बन जाते हैं। सेकेंडली, अगर किसी को ये है कि भाई मेरे को इंस्टेंटली मनी चाहिए, तो वो कॉर्पोरेट या लॉ फर्म ज्वाइन कर सकता है। ठीक, हालांकि अभी लिटिगेशन में भी ट्रेंड चेंज हो गया है। अर्लियर ट्रेंड ये था लिटिगेशन में कि जो लॉयर्स थे वो पे नहीं करते थे अपने जूनियर्स को, बट अब ट्रेंड चेंज हुआ है, अब जूनियर्स को पे करने का, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में देखें तो ठीक ठाक पेमेंट जो जूनियर्स हैं, जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, वो अपने जूनियर्स को पे करते हैं। तो पैसे वाला मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ज्यादा इशू नहीं रहता है। थर्डली, अगर हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो जुडिशरी में हमारे पास में लिमिटेड सैलरी है, बट आप वहां पर जस्टिस को एक्चुअली सर्व कर पाते हो। तो अगर किसी को सोसाइटी को सर्व करने की उसका मन है, तो वो नो डाउट जुडिशरी को ज्वाइन कर सकता है। दो जुडिशरी में आजकल सैलरीज अच्छी हैं पहले के कंपैरिजन में, बहुत सारे पर्क्स भी हैं, बट अगेन जो आपको एक किक मिलती है कि आप एक्चुअल में लॉ पढ़ने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जस्टिस कर पा रहे हैं, वो एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहता है, तो वो लॉ करने के बाद ये ऐसा हो सकता है कि वो जैग के लिए जाए और वहाँ पर जा करके डिफेंस सर्विसेज को वो ज्वाइन करे। तो ये कम्प्लीटली एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसको और ज़्यादा इसके ऊपर क्लैरिटी लाने के लिए जितने भी हमारे लॉ के कोर्सेज हैं, जो हमारे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, उसमें प्रोविजन है इंटर्नशिप का। तो अगर मैं 5 साल की बात करूं, तो 5 साल में बच्चा, जो हमारे 2 सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं 1 साल में, उसके बीच में जो ब्रेक रहता है, तो एक बच्चा 1 साल में 2 बार इंटर्नशिप के लिए जाता है। तो 5 साल में वो लगभग 10 बार इंटर्नशिप कर चुका होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो लॉ स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होंगे, मैं उनको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इंटर्नशिप को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हमें डिग्री लेनी है लॉ की, वो तो हमें मिल ही जाएगी, तो वो कोर्ट नहीं जाते, वो लॉ फर्म में नहीं जाते। जबकि जो इंटर्नशिप है वो मौका है जहाँ पे आप अलग अलग जगह जा करके आप एक्सपोजर ले सकते हो कि लॉ फर्म कैसे काम करता है। अभी आपने यहाँ बैठ करके सोचा कि मेरे को कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है, बट आपको आइडिया ही नहीं है कॉर्पोरेट का कि कैसे फंक्शन हो रहा है। अब हो सकता है कि कल को आप कॉर्पोरेट में चले जाएं और वहां जाके आपका मन ना लगे, आप सोचें कि भाई मैं तो जस्टिस नहीं कर पा रहा, तो फिर आपको जुडिशरी के लिए, तो बेसिकली इस चीज के लिए मैं लॉ स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि जो लॉ में जाने का सोच रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी लॉ कर रहे हैं, कि वो जो इंटर्नशिप्स है उसको बहुत सीरियसली लें, अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाइड इंटर्नशिप्स वो करें, ताकि उनको जो है हर एक फील्ड का एक्सपोजर मिल जाए और उन्हें डिसाइड करने में अपना करियर ऑप्शन बिल्कुल क्लैरिटी रहे। ये आजकल मैं और भी फील्ड्स में काफ़ी देख रहा हूँ। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई MBA करते हैं या कोई CA करते हैं, आपको उसमें भी इंटर्नशिप करनी होती है, आर्टिकलशिप करनी होती है, और बहुत से बच्चे चाहते हैं कि हमें बस सर्टिफिकेट मिल जाए, हमें जाना ना पड़े। लेकिन एंड ऑफ द डे जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो वहाँ पे आप चुप हो जाते हो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है कि मुझे तो जॉब नहीं मिली, डिग्री तो मेरे पास भी है, लेकिन उसको मिल गई, लेकिन उसके साथ डिग्री के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। और आई थिंक आप भी वही कहना चाह रहे हैं कि इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सीखोगे नहीं आगे तो किसी का केस कैसे लड़ोगे, और आप तो उसका केस खराब कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का केस खराब करना मतलब पूरी की पूरी लॉ कम्युनिटी के ऊपर एक ये आप एक धब्बा लगा रहे हो, एग्जाम लगा रहे हो कि भाई आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। सो मैं भी यही कहना चाहूँगा, कोई भी एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए हो, आपको रेगुलर तो जाना है ही है, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का ये जो मौका है, ये बहुत सुनहरा मौका है और ये बार बार नहीं मिलता। इसको आपको ज़रूर लेना चाहिए और अच्छी से अच्छी जगह पे आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, चाहे वो पेड हो या ना हो, है ना। बिल्कुल, हमें सीखने को मिल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीखने के साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक क्लैरिटी अपनी लाइफ में लाने के लिए कि क्या आपको ये करियर ऑप्शन चूज करना है या नहीं करना है। एग्जैक्टली। आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको अवेल करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है उस चीज। और अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, जब करियर ही लॉ में बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन इट्स लाइक कि आपने आज मेहनत नहीं की, आज आपने बिना मेहनत की वो सर्टिफिकेट ले लिया है, तो लाइफ में आगे जाकर के आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, उसका तो बैलेंस चलता रहेगा, नहीं तो इकट्ठे फिर बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो इनिशियली ना तो पढ़े हैं, ना उन्होंने इंटर्नशिप की है, एंड अब वो अपनी डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, एंड दे आर डिमांडिंग वेरी लेस मनी, एंड इवन देन कोई उनको अपने यहाँ पर नहीं रख रहा है बिकॉज उनको काम आता ही नहीं है।
और रख भी रहा है तो उनको फायर भी उसी हिसाब से कर रहा है जितनी जल्दी उनको हायर किया हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको एक्चुअल में जिस काम के लिए हायर किया जा रहा है, जब आप वो काम ही नहीं कर पा रहे हो तो ना तो आप वो रेस्पेक्ट डिजर्व कर पा रहे हो, ना जो आपको अमाउंट मिलना चाहिए था, जो मनी मिलनी चाहिए थी, वो आपको मिल पा रही है। बिल्कुल। अभी हमने लॉ फर्म की बात भी कर ली, कॉर्पोरेट लॉ की बात भी कर ली, आपने जो जुडिशियरी के बारे में बताया है, तो एक जज बनने के लिए थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट में बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमने लॉ तो कर ली, अब लॉ के साथ हमने इंटर्नशिप भी कर ली, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन जज एक बहुत हाई प्रोफाइल जॉब मानी जाती है। आई थिंक दिस इज द सीनियर मोस्ट जॉब आप एक लॉ फर्म में, आई मीन लॉ के करियर की बात करें तो इसके लिए क्या करना चाहिए और कितना समय लगता है एक जज बनने में? बिल्कुल, एक जज एक हाई प्रोफाइल जॉब तो है ही, इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, क्योंकि ये खाली जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है जो आप सर्व कर रहे हो अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को। एक आदमी जब परेशान होता है और वो सब जगह से हार जाता है, तब वो कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, ठीक है, कि अब मैं आपको कोर्ट में देखूंगा, और फिर वो एक उम्मीद लेकर के जाता है कि अब मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा। तो अगर वहां पर अब उसकी सारी उम्मीद उस जज के ऊपर टिकी हुई है, तो आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक वो रेस्पॉन्सिबल जॉब है अपने आप में, कि जहां पर आपको सोसाइटी को सर्व करना है। तो उसके लिए अब क्या है कि पहले तो हमारे पास क्या होता था कि इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी चेंज किया, एंड मैं पर्सनली उस चेंज के सपोर्ट में हूँ, कि पहले क्या था, पहले हमारे पास में जो लॉ ग्रेजुएट्स होते थे जिन्होंने कॉलेज से पास आउट किया है, उनके पास ये ऑप्शन था कि जुडिशरी की वैकेंसी स्टेट वाइज निकलती है। तो बेसिकली जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें हिंदी स्पीकिंग पर्सन अपीयर हो सकता है। कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स है, जैसे पंजाब है, तो पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग पर्सन ही वहाँ पर उस जुडिशरी के लिए एलिजिबल है। महाराष्ट्र में मराठी वाला एलिजिबल है कि आपने 10th का एग्जाम उसका क्वालिफाई किया हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो अदर देन दोज स्टेट्स अगर हम उनको छोड़ दें, तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो स्टेट वाइज जुडिशरी की वैकेंसी निकलती है। देन जो पर्सन जिसने लॉ ग्रेजुएट किया था पहले, वो उसमें एग्जाम में अपीयर होता है। एग्जाम 3 स्टेज है। प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, जहां पर आपको सिंपल जो करेक्ट आंसर है उसको OMR शीट में फिल करना होता है। देन जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसके बाद में वो मेंस के लिए जाते हैं। मेंस सब्जेक्टिव है, जहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग, एंड अगेन जो एग्जाम पैटर्न है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। कुछ स्टेट में मेंस में 5 पेपर होते हैं, कुछ स्टेट में 6 पेपर हैं। तो इस तरीके से स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, उसका सिलेबस भी थोड़ा बहुत डिफर करता है स्टेट टू स्टेट। देन उसके बाद जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और अगर मैं इसका एक जो जनरल ट्रेंड है या जो जनरल रेशो है वो अगर मैं आपको बताऊं कि जो टोटल बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, वो जो टोटल वैकेंसीज होंगी उसका जनरली 10 टाइम्स बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं जो मेंस में अपीयर होते हैं। एंड देन जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर होते हैं वो टोटल वैकेंसीज का 3 टाइम्स बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। एंड आफ्टर दैट उन 3 टाइम्स में से सिलेक्शन होकर के जो फाइनल वैकेंसीज हैं वो फिल की जाती हैं। तो आई थिंक जज बनते बनते तो आदमी की एज 45 to 50 तो हो ही जाती होगी, या आई मीन पढ़ते पढ़ते यंग एज में भी आजकल के जनरेशन जज बन रहे हैं? नहीं, जैसे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स का अगर आपको बताऊं जो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़े हैं, ठीक है, एंड दे बिकम जज एट अ वेरी यंग एज ऑफ 25-26। क्योंकि पहले अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया किया है कि मिनिमम 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, पहले ये क्राइटेरिया नहीं था। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने अपना लॉ करते करते जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जैसे ही वो पास आउट हुए वो एक स्टेट दूसरे स्टेट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे ही बैचमेट हैं जो 3 स्टेट्स में भी सिलेक्ट हुए हैं। एंड देन 3 स्टेट में सिलेक्ट होने के बाद फिर उसमें से उन्होंने एक स्टेट ऑप्ट किया कि भाई ठीक है हम यहाँ पर जज का अपना जो करियर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले ही यंग एज में पॉसिबल था, बट अब भी ऐसा नहीं है कि 40 तक हो जाएगा। अब भी मेरे को लगता है कि 25-26 तक कोई एक जो लॉ स्टूडेंट है वो इजीली जज बन सकता है अगर उसने अपनी लॉ को सीरियसली किया है। एंड देन ड्यूरिंग एक्सपीरियंस टाइम, जो उसका ड्यूरिंग आफ्टर 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर वो उस टाइम पर भी अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों का बैलेंस बना करके चलता है तो बहुत इजीली 25-26 की एज में अपना जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई और ऑन एन एवरेज हम मान लें 30 इयर्स की एज में आप बन सकते हो जज, आप रेगुलर पढ़ाई करें, मेहनत करें। बिल्कुल, बहुत इजीली 30 इयर्स तक तो जो सीरियस एस्पिरेंट है वो बहुत इजीली सेलेक्ट हो जाता है।
मैक्सिमम 27-28 तक जो लोग भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग ज़्यादातर सेलेक्ट हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जज बनने के लिए मेहनत तो देखिए हर चीज़ में आजकल, लेकिन बहुत समय लग जाता है। लेकिन जो आपने बताया है कि गवर्नमेंट की रूल्स चेंज होने के बाद भी 30 इयर्स तक कोई जज बन सकता है, तो आई थिंक जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं वो बड़े सपने देख सकते हैं, क्योंकि सपने पूरे भी होते हैं। जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड्स भी जज बने हैं, 3-3 स्टेट्स में उनके एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। जब हम अच्छे करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो दिमाग में आते हैं रोल मॉडल्स की छवि। तो लॉयर की अगर हम बात करें इस दुनिया में कौन ऐसे रोल मॉडल्स हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल टेस्ला के हमारे एलॉन मस्क है, या गूगल के सुंदर पिचाई हैं, या फिर जोमेटो के इंडिया में आप देखते हैं दीपेंद्र गोयल, अब डॉक्टर कलाम को लोग कहते हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ऐसे लॉ में कुछ बताएंगे जिसको ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं लॉ करना चाहते हैं वो किसको फॉलो कर सकते हैं, फॉलो नहीं तो किसको पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में जिसको देख कर उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। कि अगर आप किसी भी एक इतने सीनियर लॉयर के पास बैठ रहे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होगा वो अपने आप में आपको बिल्कुल आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे उसको जान करके कि अच्छा इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और आप जिनके पास भी बैठेंगे वही आपको अपना रोल मॉडल लगने लगेगा। तो इसलिए ये बहुत एक मुश्किल सवाल है, बट स्टिल आज के टाइम में अगर मैं किसी को पर्सनली अपना रोल मॉडल के तौर पर मानता हूँ तो जो हमारे फॉर्मर CJI हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ सर, उनको मैं देखता हूँ, उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। इसके अलावा जो हमारे सुपरस्टार रहे हैं हमारी कम्युनिटी के, अब तो नहीं है इस दुनिया में, मिस्टर राम जेठमलानी जी, एंड देन अगेन मैं कपिल सिब्बल सर को सुनता हूँ, तो अगेन उनकी जो स्पीच रहती है या उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत एक अपने आप में इंफॉर्मेटिव रहती है। तो बाकी एज सच मेरे लिए इस चीज़ को कह पाना कि भाई रोल मॉडल कौन है, या मेरे लिए पर्सनली बहुत टफ नहीं, आपने जितने भी ये नाम अभी लिए हैं ये सब बहुत चर्चित नाम हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे नाम से मैं नहीं समझता कि किसी ने नाम ना सुने हो, और डेफिनेटली इन्होंने भी काफ़ी हार्डवर्क किया होगा, काफ़ी पढ़ाई करी होगी, मेहनत करी होगी। तो आज आपने प्रतीक हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया, और आई एम श्योर कि ये सब सवालों से बहुत सारे जो ये हमारी ऑडियंस में लोग आज ये सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनको भी बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि लॉ से हमें क्या आगे मिल सकता है, ये किसको करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, और आपने तो रोल मॉडल्स भी बता दिए हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखने से जो हमारी ऑडियंस है उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ पे हम दोनों एग्री करते हैं, वो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी पढ़ाई करें, आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, NLU में जाएं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी अ रेगुलर स्टूडेंट, राइट। आपको रेगुलर जाना भी है, और इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप जो भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, चाहे आपको पैसे नहीं मिल रहे हो, आपको वो करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद तैयार होंगे तभी आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, राइट। बिल्कुल ठीक बात है, और मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन और करना चाहूँगा कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ आपको अपनी लाइफ में भी थ्रू आउट एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए, ताकि आप चीज़ें सीखते रहें और अपनी लाइफ को ग्रोथ के साथ एंजॉय कर पाएं। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। तो आज आपने सुना हमारे साथ एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट प्रतीक पवार जी को। आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको लॉ के में अपना करियर बनाना है आगे चल के, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रतीक जी से ही आपको पूछकर कैसे भी आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए और हमारे लिए अपना समय निकालने के लिए।